Okay, so next we are going to study about ancient history. ठीक है, एंशियंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये एक्चुअली टोटल को एक ही टॉपिक कंसिडर करना चाहिए इन वाइल स्टडिंग हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री को अलग टॉपिक कंसिडर करना चाहिए. तो उसमें का सब पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री. अभी ये जो एंशियंट हिस्ट्री है ये काफ़ी बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ये मेंस में पूछा नहीं जाता. सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बेसिक आइडिया समझ लेंगे चीज़ों के बारे में. सो क्या करेंगे, आई ट्राई टू कवर एंशियंट हिस्ट्री इन अबाउट 3 लेक्चर्स. सो पहले लेक्चर में विल ट्राई टू कवर प्री हिस्टोरिक, मतलब वो स्टोन एज वगैरह. फिर हड़प्पा के बारे में बेसिक्स थोड़ा पढ़ेंगे. फिर वैदिक पीरियड जो था उसके बारे में पढ़ेंगे. और फिर काफ़ी बेसिक बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में, क्योंकि क्या है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का जो टॉपिक है वो एक्चुअली जो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स हैं वहाँ पे एक अलग सा टॉपिक बनाया है. तो एक्चुअली अगर बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ना पूरा एक्सटेंसिवली अच्छे से. ये काफ़ी बेसिक आइडिया है, ऊपर से आउटलाइन है. फिर ये एक लेक्चर में ये इतना कर देंगे. फिर सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ा सा मगध के बारे में पढ़ेंगे, मगध का राइज कैसे हुआ. फिर उसके बाद प्रॉपर मौर्याज के बारे में पढ़ेंगे. मौर्याज थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, बड़ा टॉपिक है. उसमें फिर मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो किंग्स थे इम्पोर्टेंट, ठीक है. थोड़ा बहुत अशोका के बारे में, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बेसिक, ठीक है. फिर मौर्याज का एडमिनिस्ट्रेशन वो सब पढ़ लेंगे. और फिर उसके बाद पोस्ट मौर्याज जो किंगडम्स थे, जैसे कि शुंगाज या फिर सतवाहना, शाकाज, कुशानाज, इनके बारे में बेसिक आइडिया समझेंगे. फिर गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रोबेबली ये सेकंड लेक्चर होगा. और थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे, जो बाकी के टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि संगम पीरियड का बेसिक इन्फॉर्मेशन. फिर साउथ इंडियन किंगडम्स, उनके बारे में बेसिक, जैसे कि चोलास, पांड्याज, राष्ट्रकूटास, पल्लवास. और फिर आखिर में हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे. और फिर ये बेसिकली एंशिएंट पीरियड तब तक काइंड ऑफ उसमें बॉर्डर आ जाती है. उसके बाद फिर स्टार्ट ऑफ मिडिवल पीरियड होता है, तो वो अलग से मिडिवल के लेक्चर्स होंगे, उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है. सो ये बेसिक आउटलाइन है. अगेन आई विल से कि एंशिएंट हिस्ट्री को आइसोलेशन में ना पढ़े, उसको आर्ट एंड कल्चर के साथ ही पढ़ना, क्योंकि ये जो बेसिक टॉपिक जितने भी है, जैसे कि मौर्याज या फिर गुप्तास, फिर वो टाइम के आर्किटेक्चर वगैरह, जो इनको इन डिटेल, या फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हड़प्पा के बारे में भी जो इनका डिटेल है ना, वो एक्स्ट्रा प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए दोनों लेक्चर्स, मतलब एंशिएंट के भी और आर्ट एंड कल्चर के भी कवर करने पड़ेंगे. तो वही है, ये तीनों एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर को एक साथ पढ़ना. और फिर दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से पढ़ना. फिर भी प्रीलिम्स में ज़्यादा करके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी, ठीक है. तो अभी विल स्टार्ट विथ एंशिएंट प्रॉपरली. तो उसमें पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है. तो इसमें देखो, इसमें ये बेसिक एजेस के बारे में बताते हैं. पहले 3, 4, 5 एजेस है. पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर मेटल एज, और फिर आयरन एज. तो एक बेसिक आइडिया लेने के लिए पहले मैं एजेस का पीरियड बताता हूँ. पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है. इट इज़ अबाउट जो 10,000 BC के पहले जो पीरियड था उसको बोलते हैं. फिर मीजोलिथिक इज़ मिडिल स्टोन एज, तो 10,000 BC टू 6,000 BC के पीरियड में. फिर नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है. ये दिस इज़ अबाउट 6,000 BC टू 4,000 BC. फिर मेटल एज आता है. मेटल मतलब उसमें ही मेटल एज मतलब चाल्कोलिथिक वही पीरियड है, मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, उसको लंबा चौड़ा मिला के मेटल एज ही बोलते हैं. कुछ लोग आयरन एज को भी कंसिडर करते हैं, बट बेसिकली अगर और स्पेसिफिक समझा जाए तो चाल्कोलिथिक एज है, ठीक है. तो वो है 4,000 BC टू 1.5 के BC, मतलब 4,000 BC टू 1,500 BC, ठीक है.
फिर 1.5 के BC के आगे फिर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, और फिर अबाउट 600 BC के पीरियड में बुद्धिज़्म या एंड जैनिज़्म का पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्री हिस्टोरिक है, ये टाइमलाइन है बेसिक। अभी इसको थोड़ा और अच्छे से उसके बारे में 2-4 चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एक तो है फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जैसे कि स्टोन टूल्स होते हैं, पॉटरीज, स्कल्पचर, जो आर्टिफैक्ट्स बाकी थे, जो मेटल्स बाकी थे उसको समझ के। और ये जो डेट्स निकाले हैं वो किस बेसिस पे निकाले हैं? एक प्रोसीजर है, इट इज़ कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, वो क्या करता है? इट मेजर्स द लॉस ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक मैटर ओवर टाइम। तो जैसे कोई भी मटेरियल लेके, या फिर समझो एक बोन स्ट्रक्चर मिला, तो उसमें का जो लॉस ऑफ कार्बन है वो कितना हुआ है, उसके हिसाब से वो कितना पुराना है वी कैन डिटरमाइन। ठीक है, एंड दूसरा मेथड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब ये एक्चुअली ट्रीज से रिलेटेड है, इतना यूज़ में नहीं आता। जैसे कि नंबर ऑफ रिंग्स जो होते हैं ट्री के बार्क में, उसके हिसाब से भी डिटरमाइन कि इसका एज क्या है। बट रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ लाइक 95% जगहों पर दैट इज़ फॉलोड। ठीक है, सो ये हो गया सोर्सेस जहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, अभी पहला स्टेज था पैलियोलिथिक, मतलब ओल्ड स्टोन एज, मतलब 10K BC के पहले, 10,000 BC के पहले। तभी इसमें फेमस साइट्स कौन से हैं? एक तो है स्वान वैली इन पोटावर प्लेट्यू इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दूसरा है शिवालिक इन नॉर्थ इंडिया ओनली। फिर भिमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट साइट इन MP मध्य प्रदेश। फिर आदमगढ़ हिल नियर नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। फिर कुरनूल इन आंध्र प्रदेश। सो ये सारे साइट से जो भी ये सोर्सेस मिले हैं, उससे ये क्लासिफाई किया गया कि ये सारे साइट्स थोड़े प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक पीरियड में भी दीज साइट्स वर देयर। ठीक है, अभी इसमें इससे मतलब ओल्ड स्टोन में एज में ही इंफॉर्मेशन जब मिल रही थी, तो उसमें समझा गया कि जो हंटर्स थे वो टाइम के, हंटर गैदरर्स, दे यूज्ड टू यूज़ स्टोन इम्प्लीमेंट्स, थोड़े बड़े साइज़ के थे, एंड दे वर मोस्टली मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन, कोई अभी इसमें डिटेल में जा सकते हैं पर बहुत ओवरलैपिंग है, सारे जो पीरियड्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है, तो उसमें कुछ 1 या 2 चीज़ें आइडेंटिफाइबल होती है। तो जैसे कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में बड़े स्टोन इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि मोस्टली क्वार्ट्जाइट के थे जो हंटर्स यूज़ करते थे। अभी ये ओल्ड स्टोन एज हो गया। अभी मीसोलिथिक पीरियड, मतलब मिडिल स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, जो 10,000 BC टू 6,000 BC, मतलब 10K BC टू 6K BC तक था। यहाँ के फेमस साइट्स कौन थे? लहानगंज इन गुजरात, फिर सॉरी, ठीक है, लहानगंज। फिर यहाँ पे भी आदमगढ़ जो MP में, यहाँ पे भी कंसिडर किया गया है, जैसे कि वो पैलियोलिथिक में भी कंसिडर किया गया था। ठीक है, भिमबेटका तो बहुत सारे पीरियड्स में कंसिडर किया गया है, बट इनिशियली भिमबेटका को बहुत पुराना कंसिडर किया जाता, तो बेसिकली उसको ओल्ड स्टोन एज में ही कंसिडर किया जाता है, पैलियोलिथिक में। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग मीसोलिथिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन था कि ये जो स्टोन टूल्स थे जो हंटर्स यूज़ करते थे वो छोटे बन गए थे। सो इट बिकेम थिनर एंड स्मॉलर स्टोन टूल्स लाइक लेस देन 5 सेंटीमीटर, सो दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ओके, और ये पीरियड पे ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है कि जो छोटे छोटे कुछ एनिमल्स थे उनका मतलब बड़े एनिमल्स नहीं, अभी छोटे एनिमल्स का हंटिंग भी शुरू किया गया था। जैसे कि बहुत पहले पीरियड पे सिर्फ बड़े एनिमल्स को हंट किया जाता था, पर अभी छोटे छोटे एनिमल्स के बारे में का हंटिंग भी शुरू हुआ था। और कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि बो एंड एरो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तो वी कैन कंसिडर बो एंड एरो
ऑल्सो बिगेन दैट पीरियड ऑल्सो। ये छोटे एनिमल का हंटिंग था और वैसे ही हल्का फुल्का डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो स्टार्टेड एट दैट टाइम। ओके, तो मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला कि ये जो साइट्स थे वहाँ पे एनिमल के बोन मिले थे, जैसे कि डियर, डॉग, कुछ जगह पर बोर और ऑस्ट्रिच के भी, ठीक है। और कुछ जगह पर ऐसा भी दिखाया गया है रेयर जगह पर कि ओकेशनल बरियर विथ माइक्रोलिथ्स, जो माइक्रोलिथ्स है छोटे छोटे स्टोन टूल्स, वो भी दिखे गए हैं। तो उस हिसाब से हिस्टोरियंस दे ट्राई टू क्लासीफाई पीरियड्स। तो ये हो गया मीज़ोलिथिक। अब पढ़ते हैं नियोलिथिक के बारे में, मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है। न्यू स्टोन एज के बारे में वी हैड सेड दैट वो 6000 BC टू 4000 BC, मतलब 6K BC टू 4K BC तक वो पीरियड था। तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई एज़ कम्पेयर टू पैलियोलिथिक एंड मीज़ोलिथिक। नियोलिथिक में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक तो यहाँ पे वी कैन से कि एग्रीकल्चर बिगैन, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बिगैन, फिर डोमेस्टिकेशन थोड़ा प्रॉपरली होने लग गया, ठीक है। अभी ये जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बन गए। फिर कुछ जगह पर पॉटरी भी देखी गई है, जैसे कि वहाँ पे मतलब व्हील्स यूज़ किए गए हैं जिस पर पॉटरी बनाते थे। फिर कुछ जगह पर हल्के से जगह पर मड ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है। फिर जो लार्ज उर्न्स थे, मतलब जो कॉफिन्स थे, वो भी पाए गए हैं कुछ जगह पर। और जो क्लोथ्स थे वो बेसिकली मोस्टली वो टाइम भी वुल और कॉटन के ही थे। और जो एनिमल्स थे वो डोमेस्टिकेशन में जो एनिमल्स आने लग गए थे उसमें शीप, गोट, कैटल्स थे, ठीक है। यहाँ के फेमस साइट्स कौन से, ये साइट्स ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये थोड़े से नए हैं, जैसे कि बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, फिर कश्मीर वैली, फिर चिरनाड इन बिहार, हाँ। और डेक्कन में कौन से है, ब्रह्मगिरी इन महाराष्ट्र, कोडेकल इन कर्नाटका, ठीक है। फिर उंटूर इन आंध्र प्रदेश, गुंटूर जी, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स थे। फिर एग्रीकल्चर के बारे में जब बात करते तो वो टाइम पे ऐसा देखा गया है कि राइस, वीट, मिलेट और बार्ली का थोड़े से प्रूफ्स मिले हैं। सो अभी एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन दोनों होने लग गए थे। इसके लिए वो टाइम पे विलेज का जो कॉन्सेप्ट था वो भी डेवलप होने लग गया था नियोलिथिक में, ठीक है। ठीक है, तो ये नियोलिथिक था। अभी नियोलिथिक के बाद जो मेटल एजेस में आते हैं वो पहले आता है चैल्कोलिथिक। ओके, चैल्कोलिथिक मतलब 4 to 1.5 के BC, 4000 to 1500 BC। इसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। मतलब इसमें बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज और काइंड ऑफ टिन भी स्टार्ट हुआ था, पर कॉपर और ब्रॉन्ज ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था बाय स्मेल्टिंग द मेटल्स, ठीक है। तो इसमें के एक एग्जांपल ऑफ फेमस साइट है पेयमपल्ली इन तमिलनाडु। तो ये जो साइट्स है दे आर मोस्टली फाउंड नियर रिवर्स, और इसी ये चालकोलिथिक पीरियड के मतलब एंड होते होते ही हड़प्पा भी बन गया था, ठीक है। तो हड़प्पा चालकोलिथिक के पीरियड के वही टाइम पे बन रहा था नियर द रिवर्स रवि और इंडस के पास में ये सारे साइट्स बन रहे थे। और ये चालकोलिथिक के बाद आता है आयरन एज, ठीक है। तो ये आयरन एज 1.5 के BC मतलब 1500 BC से आगे, मतलब वहाँ पे वैदिक पीरियड। तो उसमें फिर बाद में आता है अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। वो वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। आयरन एज में ऐसा देखा गया है कि मेगालिथिक बरियल्स होते थे। एग्जाम्पल जो साइट्स है साउथ इंडिया में खास करके हलूर एंड मस्की इन कर्नाटका, फिर नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एरिया, ठीक है। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन से बरियल्स होते थे, और ये बरियल के जो पिट थे वहाँ पे कुछ जगह पर ब्लैक एंड रेड
पॉटरी भी देखी गई है, आयन आर्टिफैक्ट्स देखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आयन में क्या छोटे छोटे जो स्मॉल आयन के वेपन्स होते हैं वो बरियल में देखे गए हैं। वो पीरियड से पहले ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब बरियल करते थे किसी इंसान का आफ्टर डेथ, तो उनके साथ उनका कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट जैसे कि कोई वेपन या फिर कोई रिंग या फिर एंकलेट या फिर बैंगल, कोई भी चीज़ उनके आइडेंटिफिकेशन वाली उनके साथ बरी कर दी जाती थी। तो इस हिसाब से बहुत सारे बरियल्स होते थे वो पीरियड में, ठीक है। तो ये बेसिक आउटलाइन था टाइम पीरियड का, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर मेटल में चैल्कोलिथिक, आयन एज का। और अभी थोड़ा हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गए बेसिक आउटलाइन पीरियड्स। अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा के बारे में अभी यहाँ पे बेसिक्स पढ़ेंगे, बट यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद द आर्ट एंड कल्चर के जो लेक्चर्स है उसमें जो शायद पहला लेक्चर है इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, वहाँ पे हड़प्पा के बारे में भी बताया गया है। तो ये दोनों को मिला के पढ़ोगे तो हड़प्पा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हड़प्पा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड, ओके। अभी ठीक है, सो बेसिकली ये डिस्कवरीज वर मोस्टली डन थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट स्पेसिफिक अगर नाम लिया जाए तो हड़प्पा वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम सहानी एंड मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बैनर्जी। बेसिकली इनका एक्सकवेशन है वो 1920s और 1922 में बेसिकली हुआ था, और उसके बाद मैनी अदर साइट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। वो जो मैप है उसमें विल अंडरस्टैंड कितने सारे साइट्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है। अभी ये हड़प्पा जो था वो वेस्टर्न पंजाब एरिया में डिस्कवर किया गया था, और मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन सिंध एरिया, जो दोनों भी अभी पाकिस्तान एरिया में आते हैं, और कोट दीजी था वो भी सिंध एरिया में डिस्कवर हुआ था। अभी देखो बेसिक एवोल्यूशन समझते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसमें 4 स्टेजेस है, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, 4 स्टेजेस। फिर इसमें 4 एरियाज आते हैं। प्री हड़प्पन में आता है मेहरगढ़ इन ईस्टर्न बलूच एरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले नोमैडिक पीपल बिगैन एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट का कंट्रीब्यूशन पहले मेहरगढ़ से हुआ था, ऐसा हिस्ट्री में देखा जाता है। फिर अर्ली हड़प्पन पीरियड में ना एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट के बाद विलेजेस स्टार्ट हुए अर्ली हड़प्पन पीरियड में, ठीक है। एग्री और सेटलमेंट प्री हड़प्पन में, अर्ली में विलेजेस, ठीक है। तो मतलब रूरल एरियाज डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें कौन से आते हैं, अमरी और कोट डीजी। फिर मैच्योर हड़प्पन में सिटीज़ इमर्ज हुई, ठीक है, रूरल से अर्बन हो गया। तो यहाँ पे कौन सी आती है, कालीबांगन, ठीक है। यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में डेवलपमेंट हुआ था, तो ये सिटीज़ में आ जाता है मैच्योर हड़प्पन में। और फिर आता है लेट हड़प्पन पीरियड। यहाँ पे लोथल जो एरिया था, लोथल एरिया में वहाँ पे देखा गया है कि ट्रेड डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए वो लेट हड़प्पन पीरियड में आता है। तो बेसिकली वहाँ पे पहले पोर्ट का डेवलप हुआ था लोथल एरिया में। तो वहाँ पे ब्रिक वॉल प्रोटेक्शन के लिए वो सब बनाई गई थी, सो प्रॉपर पोर्ट टाइप बनाया गया था। वहाँ पे ट्रेड होता था बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडिया, ठीक है। बेसिकली हड़प्पन पीरियड को वी कैन कंसिडर 3.5 के BC टू 1.5 के BC के पीरियड में ये चारों स्टेजेस हुए, ठीक है। प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, और फिर 1.5 के बाद वैदिक पीरियड। थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, कुछ हिस्टोरियंस ने अबाउट 3000
250 पीरियड 250 BC के पीरियड में बोला है, कुछ ने 3.5 के BC, कुछ ने तो बहुत कम बोला है 2900। ठीक है, तो इसमें DP अग्रवाल ने भी ये पीरियड को कंसिडर किया है नियरली टिल 1.5 के BC तक। ठीक है, सो इट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड। ऑल्सो वॉल्टर फेसरविस ने भी, ही वॉज ऑल्सो हिस्टोरियन, उन्होंने भी यही पीरियड कंसिडर किया है। तो स्टैंडर्ड इज़ कंसिडर्ड बिटवीन दिस पीरियड ओनली। ऑल्दो डिस्क्रिपेंसी होती रहती है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्सकेवेशन, कुछ जगह पर नए नए एक्सकेवेशन, नई नई सिटीज़ मिलती है, तो उस हिसाब से रेडियो कार्बन डेटिंग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर ये डेट्स कंसिडर किए जाते हैं, और उस हिसाब से ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट किया गया है बेसिकली हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखो ये जो मैप बनाया गया है यहाँ पे, उसमें यू विल सी सो मैनी प्लेसेस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे। एक्चुअली बहुत सारे हैं पर ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे। तो ये एक नज़र में अगर ये ऊपर से समझ लेंगे तो भी इतना भी काफ़ी है। अब मैप में देखना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा इज़ ऑन रावी रिवर, और फिर और लेफ़्ट में देखोगे तो वहाँ पे मोहनजोदारो है ऑन इंडस रिवर। फिर वहाँ पे ही मोहनजोदारो के नीचे कोटडीजी, चंदुराव, अमरी, ये सारे सिटीज़ हैं। फिर बाकी थोड़ा इंडियन साइड में, गुजरात साइड में देखोगे तो वहाँ पे रोजड़ी है नियर गल्फ ऑफ खम्बत, एंड ढोलावीरा है नियर गल्फ ऑफ कच्छ। फिर वहाँ पे ऊपर सुरकाटोड़ा और नीचे लोथल है। और फिर ऊपर देखोगे थोड़ा हरियाणा साइड पे तो रूपर पंजाब एरिया में आता है। फिर राखी ग्रही, कलिंगबागन, बनौली, फिर यूपी साइड पे आलमगीरपुर। ठीक है, ऊपर के साइड नॉर्थ में हाईएस्ट मंडा ये साइड आती है, जम्मू कश्मीर रीजन। फिर आलमगीरपुर यूपी साइड पे जो ईस्ट साइड में आती है। फिर साउथ में डियामबाद एरिया आता है। और फिर वेस्ट का लास्ट पॉइंट है सुटकानडोर। ठीक है, ये बेसिक था मैप। इतने भी अगर समझ में आ गए उनकी पोजीशन, और फिर एरियाज़ काफ़ी है। रूपर सतलज रिवर पर है। ठीक है, मोहनजोदारो इंडस रिवर पर, और हड़प्पा रावी रिवर पर। ठीक है, थोड़ा सेलिएंट फीचर्स बेसिक्स वो जान लेते हैं हड़प्पा के बारे में। पर ये फीचर्स आपको आर्ट एंड कल्चर में फर्स्ट चैप्टर आर्किटेक्चर में भी समझ में आ जाएंगे, वहाँ पे और क्लियरली समझ में आएंगे। हड़प्पा में टाउन प्लानिंग जो होता था वो एक्चुअली ग्रिड सिस्टम पर होता था, मतलब ऑलमोस्ट सब राइट एंगल पे रहता था। पूरी सिटी वाज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ठीक है, अभी हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिंगबागन हैड देयर ओन सीटाडेल्स। ओके, सीटाडेल्स मतलब फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर बिल्ट ऑन हाई पोडियम ऑन मड ब्रिक। दे ऑल्सो यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स इन दैट पीरियड। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट फीचर था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विच कनेक्टेड ऑल द हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। ये जो ड्रेन्स थे दे वर ऑल्सो कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड ब्रिक्स। तो इम्पोर्टेंट टाउन प्लानिंग में भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदारो में था। इट वाज अबाउट 40 फीट इंटू 20 फीट इंटू 10 फीट। ओके, ये स्ट्रक्चर था। एक छोटा सा डायग्राम से समझ में भी आ जाएगा वहाँ पे जो बनाया है कि ऊपर के साइड पे स्टेयरकेस था और नीचे के साइड से भी स्टेयरकेस था, बीच में बाथ था, वहाँ पे ड्रेनेज के लिए होल था। फिर साइड रूम्स थे वहाँ पे फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। ऐसा कंसिडर किया जाता है, अज्यूम किया जाता है कि इट वाज फॉर रिचुअल बाथिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया वो स्ट्रक्चर था। वहाँ पे आउटलेट था टू ड्रेन आउट वाटर, और जो फ्लोर थे वो इट वाज मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, वाटर जो था इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल विच वाज देयर इन
नियर द सराउंडिंग रूम्स। जो लार्जेस्ट बिल्डिंग था इट वाज कॉल्ड ग्रेट ग्रैनरी, जो मोहनजोदारो एरिया में ही मिली थी। दैट वाज अबाउट 150 फीट लेंथ टू 50 फीट ब्रेड, इतना बड़ा साइज था वो। और जो हरप्पन एरिया में ग्रैनरीज मिला था, देयर वर 6 पैरेलल ग्रैनरीज इन हरप्पन एरिया विच वर फाउंड इन सिटाडेल एरिया। अभी ये जो अलग अलग सिटीज़ के बारे में बात की हरप्पन सिविलाइजेशन की, उनके हर सिटी में क्या क्या स्पेशलिटी थी वो डिटेल में आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे बहुत क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। जो सोशल लाइफ था उसमें बेसिकली फ़िशिंग वाज रेगुलर ऑक्यूपेशन, बाकी के पास टाइम में हंटिंग आता था, बुल फाइट आता था। क्लोथिंग में भी बेसिकली 2 पीसेस ऑफ क्लोथ यूज़ होते थे, अपर एंड लोअर। फिर मेल एंड फीमेल के भी बहुत सिमिलर ही क्लोथिंग थे। फीमेल्स वो ज्वेलरी, बैंगल, ब्रेसलेट, फिलेट, ग्रिडल्स, फिंगर रिंग्स सब यूज़ किया जाता था, ईयर रिंग्स, एंकलेट्स। पर ख़ास करके देखा गया था कि ईयर रिंग्स और एंकलेट्स फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती थी और मेल्स में फिंगर रिंग्स ज़्यादा यूज़ होती थी। ऑल्सो कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स वो टाइम के पेस्ट वगैरह उस हिसाब से बनाए जाते थे। वहाँ पे वो टाइम पे बेसिकली ऑर्नामेंट्स जो थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये 4 मटेरियल के ज़्यादा करके देखे गए हैं। ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ पे आयरन नहीं है, ठीक है, आयरन बाद में आया था। कॉपर के बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नीडल्स, कोम्स, स्पिंडल्स, ठीक है, हुक्स, नाइव्स, ये भी पाई गई है। कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी थे, मिनरल टाइप। ये सोशल लाइफ हो गई। इकोनॉमिक लाइफ में बेसिकली देखा गया है कि wheat and barley were main crops along with sesame, mustard, cotton, peas, oil seeds, पर wheat और barley मेन थे। फिर एनिमल्स हंटिंग में ज़्यादा करके डियर का हंटिंग होता था। एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन में ज़्यादा करके शीप, गोट, बफेलो और ऑक्सिन से बुलक कार्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, पर वो अब तक डेवलप नहीं हुआ था। और हॉर्सेस नहीं थे, ठीक है, बाद में आए हैं हॉर्सेस। पर एक्सेप्शन है कि सुरकातोड़ा जो हरप्पन साइट है वहाँ पे थोड़े हॉर्स बोन्स मिले थे। फिर मेटल में एज वी सेड मेटल क्राफ्ट होते थे अलग अलग, उसमें ब्रॉन्ज यूज़ होता था, कॉपर और टिन भी यूज़ होता था। मेनली जो आर्टिसंस थे वो टाइम के, वो तो ये सारे मेटल्स यूज़ करके गोल्ड स्मिथ फिर वो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाता था। फिर ब्रिक मेकर्स थे, स्टोन कटर्स थे, वीवर्स थे, कॉटन था इसके लिए। फिर पॉटरी होती थी, प्लेन एंड ब्लैक एंड रेड। फिर बोट बिल्डिंग भी था, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग होता था, बीड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता था। एग्जाम्पल ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक आइवरी वगैरह, ये सब यूज़ करके बीड्स बनाए जाते थे। ट्रेड मेनली बार्टर सिस्टम था, जो अलग अलग एज वी डिस्कस लोथल से वो पोर्ट था, तो इंटरनल ट्रेड भी होता था और एक्सटर्नल ट्रेड में मौसम ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, सुमेरियन एरियाज़ के साथ, जैसे कि मिडल ईस्ट में, सुमेरियन मतलब मिडल ईस्ट एरिया। और फिर मेसोपोटामिया मतलब वो एक्चुअली वो एरिया है जो टाइग्रिस यूफ्रेटिस रिवर के बेस पर बनाया गया है। इट एक्चुअली कवर्स सीरिया, इराक, ईरान एंड टर्की एरिया, ठीक है। तो उनके साथ वो टाइम पे वो सिविलाइजेशन, पैरेलल सिविलाइजेशन था हरप्पा के साथ, उनके साथ ट्रेड होता था। जो कॉइन्स वगैरह मिले उसके हिसाब से। अभी ये जो कॉइन्स है या फिर पॉटरी है, फिर जो स्पेशलिटीज़ है वो सारे आर्ट एंड कल्चर में कवर किए गए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर डिटेल
एनालिसिस करते हैं। ये जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ पे हम लोग सिर्फ वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन, एक क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है, एक के बाद एक क्या हुआ, और ऊपर ऊपर से 2-4 चीज़ें बेसिक्स, ठीक है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इसमें पूछा जाता है मेंस में, इसके लिए वो डिटेल्ड अलग लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। आर्ट में ये देखा गया है कि सबसे फेमस जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर था जो मोहनजोदारो में मिला था, फिर 2 स्टैचूज़ मिले थे हड़प्पा में, एक बैक व्यू ऑफ मैन था और एक वहाँ पे भी एक छोटा डांसर का ये मिला था। फिर पॉटरी, फिर उसमें जो मोटिव्स या फिर फिगर्स थे वो जनरली फिश या फिर पिकॉक के होते थे, ठीक है। फिर जो स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट सबसे स्क्रिप्ट था वो टाइम का, उसको बाउस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट बोलते थे। उस मेथड से लिखी जाती थी वो, उसमें अबाउट 40 to 60 बेसिक सिंबल्स थे यूज़ किए जाते थे, और वो राइट लेफ़्ट एक मतलब एक लाइन राइट से फिर दूसरी लेफ़्ट से स्टार्ट होगी, फिर तीसरी राइट से स्टार्ट होगी, ऐसे हिसाब से लिखा जाता है, पर मोस्टली राइट टू लेफ़्ट देखा गया है, ठीक है। फिर रिलीजन जो था वो टाइम पे, उसमें सती का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। फिर वो टाइम पे बेसिकली चीफ मेल डाइटी जो थे वो पशुपति उनका नाम था। इट वाज लाइक दे वर लाइक प्रोटो शिवा, ठीक है, क्योंकि लिंगम वर्शिप होता था वो टाइम पे, ऐसा देखा गया है। फिर ट्रीज एंड एनिमल्स को भी वर्शिप किया जाता था। दे ऑल्सो बिलीव्ड इन घोस्ट एंड इविल स्पिरिट, देयरफॉर दे यूज्ड टू यूज एम्यूलेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम। फिर फीमेल्स में चीफ फीमेल डाइटी थे मदर गॉडेस, इट वाज अ टेराकोटा फिगर, ठीक है। तो ये फिगर उनकी स्पेशलिटी क्या है वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया गया है। फिर जो बरियल देखा गया है वहाँ पे पोस्ट बरियल कॉन्सेप्ट लोथल एरिया में देखा गया है। हड़प्पा में वुडन कॉफिन का कॉन्सेप्ट देखा गया है। फिर लोथल में ही बरियल पिट्स जो थे दे वर लाइंड विद बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक कॉफिन टाइप ही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो उससे लाइन अप करते थे कॉफिन्स बर्न ब्रिक से। और कंप्लीट एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल जो है ना, पोस्ट क्रिमेशन बरियल, इट वाज इन मोहनजोदारो एरिया। हड़प्पन जो होते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज प्री आर्यन सिविलाइजेशन, मतलब ठीक है, समझा, प्री आर्यन है ये। अभी इसमें अलग अलग थियरीज है ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। उसमें एक तो बेसिक है कि नेचुरल कैलामिटी हुई जिसमें अर्थक्वेक या फिर ड्रॉट या फिर फ्लड आया, तो उसके बाद वो सिविलाइजेशन निकल गया। और दूसरा थियरी है इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ठीक है। क्यों ये थियरी है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स का मेंशन हुआ है ऋग्वेदा में, ठीक है। और आर्यंस के पास ऐसा वो टाइम का मान्यता था कि आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन्स एंड स्विफ्ट हॉर्सेस उनके पास थे, और जो स्विफ्ट वेपन्स थे। और फिर ये जो आर्यन पीरियड, वैदिक पीरियड फिर स्टार्ट हुआ, उसमें आयरन का यूज़ भी बढ़ गया, ठीक है। काफ़ी हड़प्पन साइट्स में ऐसा भी देखा गया है कि ह्यूमन स्केलेटन्स एक साथ बंडल में पाए गए हैं। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, पर ये सिर्फ ये क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन टाइप था हड़प्पन का। सो यू कैन कंसिडर दिस एज अबाउट 50% ऑफ हड़प्पन का नॉलेज, और जो बाकी का 50% है वो आर्ट एंड कल्चर के इसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी हड़प्पा के बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वैदिक कल्चर, ठीक है। तो देखो जो हड़प्पन सिटीज़ थे, जो हड़प्पन कल्चर था, इट डिक्लाइंड नियरली अबाउट 1.5 के BC, और उसके बाद ये वैदिक कल्चर का ग्रोथ स्टार्ट हुआ था। इट इज़ मोस्टली कंसिडर्ड कि जो इंडो आर्यंस थे दे केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड दे काइंड ऑफ सेटल्ड नियर द नॉर्थ इंडियन रीजन, और वहाँ पे आर्यवर्ता रीजन डेवलप हुआ। उसके बाद ये वैदिक कल्चर वहाँ से डेवलप हुआ। फिर वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है।
अभी इसमें बेसिक दो डिवीजन है, 1.5 के बी सी टू 1 के बी सी इज़ अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड कंसिडर किया जाता है, और फिर 1 के बी सी टू 600 बी सी, ठीक है, इसको लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर किया जाता है। तो 600 बी सी तक लेटर वैदिक पीरियड, और फिर 600 बी सी से मतलब बेसिकली 6 सेंचुरी बी सी से वो तक ये वैदिक पीरियड को कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद देयर इज़ राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। अभी ये जो होम है आर्यंस का, इट इज़ कंसिडर्ड मोस्टली इन द सेंट्रल एशियन रीजन, जो बहुत सारे हिस्टोरियंस है उनका ये मानना है। फिर बीजी तिलक ने ही हैज़ कंसिडर्ड देयर होम इन आर्कटिक, कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे। अभी वैदिक कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैदिक लिटरेचर का। वेदा मतलब टू नो, मतलब वो वर्ड VID विद से आया है, इट मीन्स टू नो। इट गिव्स इट वेदा इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियर नॉलेज। तो इसमें बेसिक 4 वेदास आते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो ऋग्वेद जो है उसमें देर आर अबाउट 1028 हिम्स, दे आर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजिंग द गॉड। फिर यजुर्वेदा में देर आर रूल्स ऑफ सैक्रिफाइस, सामवेदा में देर इज़ पर्पस ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सैक्रिफाइस, सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज बुक ऑफ चैंट्स। सो यहाँ से इंडियन म्यूज़िक का रूट्स भी निकलते हैं। और जो अथर्ववेदा है, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। अभी ये वैदिक लिटरेचर में ही सप्लीमेंट्री पार्ट में आते हैं ब्राह्मणास, उपनिषद एंड अरण्यकास, ठीक है। सो जो ब्राह्मणास है, इट गिव्स इट इज़ अ ट्रीटाइज अबाउट प्रेयर इन सैक्रिफाइस। फिर उपनिषद जो है, इट इज़ अ बेसिकली अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट विच गिव्स विजडम अबाउट सोल क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ चीज़ों का, इसके बारे में एक मिस्टिक नॉलेज जो है वो। फिर जो एब्सोल्यूट चीज़ें होती है, सोल मतलब जो बेसिकली जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती है, उसका जो सार है वो उपनिषद से आता है। और जो अरण्यक्स है वो बेसिकली फॉरेस्ट बुक्स है, वहाँ पे मिस्टिसिज्म, जो फॉरेस्ट में जो योगीज़ ने ध्यान करके वो कॉन्सेप्ट जाने थे। फिर वहाँ पे राइट्स एंड रिचुअल्स जो है उसके बारे में भी लिखा गया है। फिर ये सप्लीमेंट्री होने के बाद देर जो एपिक्स है, जो हमने सुने बड़े वाले एपिक्स, एक दो इम्पोर्टेंट है उसमें, रामायण एंड महाभारत। रामायण वॉज रिटन बाय आदि कवि, मतलब ऑथर का नाम वॉज वाल्मीकि, एंड महाभारत के ऑथर का नाम वॉज वेद व्यास, ठीक है। तो ये जो इंडियन लिटरेचर का जो टॉपिक होगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, अलग से एक चैप्टर में विल कवर इंडियन लिटरेचर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें दैट वी हैव स्पोकन अबाउट, बट बहुत सारी चीज़ें आती है लिटरेचर में, वो आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी पहले बात करते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड और एज, ठीक है। दो पार्ट थे ना, वी हैव सेड अर्ली वैदिक पीरियड एंड फिर लेटर वैदिक पीरियड है। सो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक पीरियड, इट वाज कन्फाइंड टू इंडस रिवर का जो रीजन था वहाँ पे ही। तो जो ऋग्वेदा है, इट हैज़ रिफर्ड टू सप्त सिंधु एरिया, मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो इसमें 5 रिवर्स पंजाब के सतलज, झेलम, चेनाब, रवि, बियास आते हैं, और प्लस इंडस भी आती है, एंड सरस्वती मिस्टिक रिवर जो है वो भी आती है। तो ये टोटल 7 रिवर्स बन जाते हैं सप्त सिंधु, ठीक है। फिर अभी जो हिम्स है ऋग्वेदास के, उसमें
it has spoken about the cultural life, social life as well as political life. So जो political life है उसमें basic unit of political organization is considered as kula, KULA, और family. और then ये जो कुला होता है ना, it is joined together on kinship. kin मतलब relatives basically. तो when it is joined together, it forms a village called grama, and जो village का leader is gramani, grama का leader is gramani, okay. And then group of village is called as visu, VISU. It is similar to a district kind of thing, okay. और विसु का हेड इज विशपति. अभी हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट कौन सा होता है, ये ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज़ जना और अ ट्राइब, ठीक है. तो देर आर मैनी ट्राइबल किंगडम्स इन दैट पीरियड, जैसे कि भरतास, मत्स्य, यदुस, पुरुष. जो हेड होता है ये ट्राइबल किंगडम का इज़ कंसिडर्ड एज राजन और किंग. एंड जो पॉलिटी है वो टाइम के इट वाज मोनार्कियल, मतलब हेरिडिटरी था. अभी काफ़ी डेमोक्रेटिक सा था थोड़ा सा एक पॉइंट पे, मतलब क्योंकि जो डिसीजंस होते थे वहाँ पे सभा एंड समिति का कॉन्सेप्ट आता था. सभा मतलब काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड समिति मतलब सबकी सारे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन अटेंड इट, ठीक है. तो वहाँ से डिसीजन मेकिंग होता था. और जो किंग होता है ना उसके नीचे आते थे पुरोहिता, मतलब अ प्रीस्ट टू असिस्ट द किंग. एंड देन देयर वाज सेनाई, मतलब आर्मी कमांडर. सो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं से हैंडल होता था, ठीक है. फिर अर्ली वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं. जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी, मतलब इट वाज कंसिडर्ड एज मोर पेट्रियार्कल. बट इससे भी ज़्यादा जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ पे पेट्रियार्की बहुत बढ़ गई थी. बट अर्ली वैदिक पीरियड में पेट्रियार्की का स्टार्ट हुआ था. फिर बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी जो था वो था फैमिली, मतलब ग्रहम. और जो हेड था उस फैमिली का वो वाज गृहपति, ओके. फिर जो पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट था वो अब तक हर जगह पर नहीं हुआ था, बट इन सम रॉयल किंगडम्स होता था, ठीक है. जो अच्छी चीज़ है वो था कि जो विमेन थे दे वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्पिरिचुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. मतलब इक्वलिटी था मैन और विमेन में. कुछ चीज़ों में थोड़ा सा पेट्रियार्की था, बट फिर भी काफ़ी चीज़ों में इक्वलिटी था. जो वो टाइम के विमेन पोइट्स थे जैसे कि अपाला, विश्वेश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है, ये फेमस विमेन पोइट्स थे. एंड ऑल्सो जो विमेन थे दे वर अलाउड टू अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज, ठीक है, जहाँ पे से डिसीजन मेकिंग होता था. जो समिति वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना वहाँ पे. सो उनको काफ़ी दे वर कंसिडर्ड एज इक्वल स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी. फिर अच्छी चीज़ ये है कि देर वॉज नो चाइल्ड मैरिज एट दैट टाइम. ऑल्सो देर वॉज नो सती का कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम, ठीक है. ये हम लोग अभी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात करें. जो जब लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी चेंजेस हुए तो वो आगे पढ़ेंगे. अभी वो टाइम जो रिलीजन था वहाँ पे क्या वर्शिप होता था. वर्शिप वो टाइम नेचुरल फोर्सेस को किया जाता था, जैसे पृथ्वी के गॉड को, मतलब अर्थ को, अग्नि जो फायर है, वायु, विंड, वरुण, रेन, इंद्र, थंडर. अभी इंद्र वॉज मोस्ट पॉपुलर गॉड, ठीक है. और अग्नि जो है इट वॉज सेकेंड इम्पोर्टेंट आफ्टर इंद्र बिकॉज इट वॉज इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड पीपल, ठीक है. वरुण जो है इट मीन्स रेन. वरुण वॉज अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर. जो फिर इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड पीपल थे ना, तो उसमें इट वॉज थ्रू प्रेयर्स, ठीक है. मतलब प्रेयर्स वर ऑफर्ड, मतलब वहाँ पे रिचुअल्स होते थे. एंड टू ऑफरिंग जो होता था
उसके लिए घी, मिल्क, ग्रेन्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। सिर्फ मेल गॉड हो गए, बट एज वी सेड वो टाइम फीमेल को भी काफ़ी इक्वलिटी था, देयरफॉर फीमेल गॉड्स भी थी, जैसे कि उषा एंड अदिति, ठीक है। फिर वो टाइम पे ना टेम्पल्स का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके लिए आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। एज आई सेड कि नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया जाता था, और जो भी गॉड्स थे वो कोई ना कोई नेचुरल फोर्स से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। सो ऋग्वेदिक आर्यंस वर मोर पैस्टोरल पीपल, मतलब क्या मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग। देयरफॉर जो वेल्थ था वो टाइम का, इट वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ कैटल्स यू हैव, मतलब जितना ज़्यादा कैटल्स है आपके पास उतने ज़्यादा रिच हो आप सोसाइटी में, ठीक है। वो टाइम मनी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी क्या वो टाइम पे ना जो नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड यूज़ ऑफ आयन बढ़ गया था, आयन। सो देयरफॉर आयन इज स्पेसिफिकली आर्यन पीरियड का कॉन्सेप्ट, वैदिक पीरियड का कॉन्सेप्ट, यूज़ ऑफ आयन। सो विथ यूज़ ऑफ आयन दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, फिर चैरियट मेकिंग हुआ, फिर प्लाउ बनाए गए, वो प्लाउज वर यूज फॉर एग्रीकल्चर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो ट्रेड होता था वो भी काफ़ी बार्टर सिस्टम पर ही था। फिर आगे के टाइम में जाके अलग अलग गोल्ड कॉइन्स वगैरह आए, पर वो टाइम बार्टर सिस्टम पर ही चलता था। फिर बेसिकली वो टाइम के मेटल्स एज वी सेड कॉपर ब्रॉन्ज तो पहले से ही थे, पर आयरन बढ़ गया था, ठीक है। अब नाउ वील टॉक अबाउट लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ये पहले हम लोग ने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात की, जो अबाउट 1.5 के BC टू 1 के BC तक था। अभी लेटर वैदिक पीरियड वाज फ्रॉम 1 के BC टू 600 BC, मतलब 6th सेंचुरी BC तक मोस्टली ये डिमार्केशन है। अभी लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो आर्यंस थे दे मूव्ड मोर टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड ऑफ गंगा प्लेन, मतलब ये जो ईस्टर्न एरिया में बढ़ते जाना वाज एक्सप्लेन्ड इन सतपथा ब्राह्मणा, जो ट्रीटाइज है उसमें लिखा गया है ये कि ईस्ट के तरफ और ग्रोथ हो रहा था किंगडम्स का। फिर several tribal groups and kingdoms are also mentioned in Vedic literature as we said, ठीक है। वही पीरियड पे ऐसा ये भी लिखा गया है कि कौन से किंगडम्स का ग्रोथ बढ़ते गया। एग्जाम्पल पंचला किंगडम, तो वहाँ के किंग थे जयवली। फिर कुरु एरिया के किंगडम के फेमस रूलर थे परीक्षित। फिर जो विदेहा एरिया के किंगडम के फेमस रूलर थे जनक, वहाँ का कैपिटल था मिथिला, और उनके कोर्ट में एक स्कॉलर था यजनवल कल्य। फिर बहुत सारे किंगडम्स थे। अभी एक काम करते, यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया गया है उसमें ये सारे किंगडम्स के बारे में जो एक्चुअली आगे जाके महाजनपद बन गए इन 6th सेंचुरी BC, उनके बारे में एक डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि बहुत सारे किंगडम थे, अवंती, मत्स्य, कुरु, पंचला, कोसला, अंगा, विज्जी, लच्छावी, मगध, ठीक है, कोसला, ये सारे वो डायग्राम में से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें क्या क्या था, देखो, किंगडम वाज फॉर्म्ड बाय अमेलगमेशन ऑफ मैनी। ये जो महाजनपद के जो पहले जनास थे, फिर महाजनपद जो थे वो दे वर द किंगडम्स फॉर्म्ड बाय अमेलगमेशन ऑफ मैनी जनास, ठीक है, जनास और ट्राइब्स। तो मतलब जनपदाज और राष्ट्राज वो मिलके फिर उसको ही महाजनपद भी बोलते हैं। फिर किंग जो थे ना वो टाइम के, दे परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, पहले आता है वाजपेया, मतलब चैरियट रेस। फिर अश्वमेधा, मतलब
हॉर्स सैक्रिफाइस, मतलब उसमें क्या होता है, जो हॉर्स जो होता है कवर्स लैंड, जहाँ तक उसको छोड़ा जाता है, इट कवर्स अ लैंड, एंड ऑल्सो देर इज हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, फिर राजसूय जो है इट इज़ कॉन्सरेक्शन सेरेमनी। राजसूया, ओके, इसमें क्या होता है, द किंग डिक्लेयर्स हिज सॉवरेनिटी। ठीक है, अभी बहुत सारे टाइटल्स थे वो टाइम के किंग्स के, जैसे कि एकराट, सम्राट, सम्राट मतलब सो रूरल, फिर अहिल्या भुवनपति मतलब लॉर्ड ऑफ अर्थ, फिर राजा विश्वजनम, बहुत सारे टाइटल्स थे ऐसे किंग यूज़ करते थे। फिर जो ऑफिसर्स थे उसमें कौन कौन आता था, एक तो सबसे ऊपर थे पुरोहिता, उसके नीचे फिर सेनाई, फिर ग्रामणी, फिर ट्रेजरी ऑफिसर थे, टैक्स कलेक्टर थे, रॉयल मैसेंजर्स थे। ठीक है, जो एट लोअर लेवल जो विलेज लेवल था ना, वहाँ पे विलेज असेंबली ही हैंडल करती थी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा करके। बट ये लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया है कि जो समिति एंड सभा थी ना, मतलब जो लार्ज अमाउंट बहुत सबको लेके डिसीजन मेकिंग होता था वो कम हो गया था, मतलब समिति एंड सभा का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, थोड़ा सेंट्रलाइजेशन बढ़ने लग गया था इसका मतलब वो टाइम पे। ठीक है, फिर सोशल लाइफ में ये देखा गया है कि पेट्रियार्की बहुत बढ़ गई थी ये टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में, तो विमेन के स्टेटस को थोड़ा नीचे हो गई थी उनकी स्टेटस एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। मतलब ये टाइम पे चाइल्ड मैरिज बहुत जगह पर होने लग गई थी। विमेन ऑल्सो लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग द असेंबलीज। ठीक है, फिर ये एक कॉन्सेप्ट हुआ था ऑफ वर्ना सिस्टम, मतलब जो 4 डिवीज़न ऑफ क्लासेस थे वर्नास के, मतलब 4 डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बेसिकली, मतलब ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास, इसमें डिवीज़न हो गया था सोसाइटी का। एंड फिर देयर वर मैनी सबकास्ट विच वर जो सबकास्ट हुए थे, मतलब ये 4 सेक्शन में से वर्नास में से फिर सबकास्ट होते थे, और सबकास्ट किस पर डिपेंडेंट थे, डिपेंड अपॉन प्रोफेशन। मतलब पहले का सिस्टम ऐसा था, ये 4 वर्नस थे और फिर कुछ हर वर्ण को एक एक उनका बेसिक काम था, और फिर वो काम को अलग अलग प्रोफेशन में डिवाइड किया गया था, तो उस पर कास्ट बन जाती थी। ठीक है, फिर स्टिल सम वुमेन हु आर इन रॉयल हाउस होल्ड, उनके पास थोड़े से प्रिविलेजेस थे, बट जो बाकी का सेक्शन, मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वुमेन के पास बहुत प्रिविलेजेस नहीं थे। कुछ टेक्स्ट में ऐसा भी लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणास जो टेक्स्ट है ना, उसमें ऐसा काइंड ऑफ लिखा गया है कि डॉटर लीड्स टू सोर्स ऑफ मिजरी। ठीक है, सो ऐसे कुछ टेक्स्ट होते हैं जो सोसाइटी बहुत क्या करती है कि इम्बाइब कर लेती है, और उसकी वजह से कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जैसे कि समझो लोअर कास्ट या फिर विमेन या फिर ऐसे, उन पर इन टेक्स्ट की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी वही मानती है, एंड फिर उनका स्टेटस को हर्ट होता है सोसाइटी में, उनको नीचे दबाया जाता है ऐसे, और इसकी वजह से फिर इश्यूज़ होते हैं। बट स्टिल वो हर सोसाइटी का प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट इन इंडिया, हर टाइप के कंट्री में कुछ ना कुछ वैसे प्रॉब्लम है ही। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को दबाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड स्ट्राइव कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सबको, मतलब बेसिकली सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई सेक्शन एक दूसरे पर दबाए ना। जब सब साथ मिल के चलेंगे तभी वो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सब सेक्शंस को एक दूसरे की ज़रूरत है, जैसे कि मेल को फीमेल और फीमेल्स को मेल की, या फिर एक अपर सेक्शन को लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, या फिर लोअर सेक्शन को अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, सबको म्यूचुअल हेल्प करके ही वो प्रॉपर एफिशिएंसी रहती है, सिस्टम की बैलेंस रहता है सिस्टम में। ठीक है,
फिर ये जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो रिलीजन था, इसमें क्या हुआ कि जो पहले के गॉड्स थे, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के, जो नेचुरल फोर्सेस पर डिपेंडेंट थे जैसे कि इंद्र एंड अग्नि, उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया। बट नए गॉड्स जो प्रॉपर काइंड ऑफ आइडल फॉर्म में डेवलप हुए, जैसे कि प्रजापति एज क्रिएटर, ब्रह्मा, विष्णु एज प्रोटेक्टर, सॉरी सॉरी, देन रुद्र एज डिस्ट्रॉयर, महेश। सो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप हुआ। फिर जो सैक्रिफाइसेस का इम्पोर्टेंस था वो बहुत बढ़ गया, बट प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि प्रेयर का इम्पोर्टेंस कम हो गया। देन वही टाइम पे प्रीस्टहुड जो था ना वो प्रोफेशन बन गया, फिर वो हेरिडेटरी प्रोफेशन बन गया। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ कि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए फिर थोड़ा इश्यूज होने लग गए दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। फिर देयर वाज राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट था कि जो उपनिषद थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ थे, मतलब उनमें नॉलेज विजडम पूरा था, बट वो नॉर्मल सेक्शन को समझ में नहीं आते थे प्रॉपरली, जो ज्ञान था उसमें फॉर सैल्वेशन एंड पीस, ठीक है। तो फिर ये सब समझाने के लिए अलग अलग रिलीजन का ओरिजिन हुआ। अभी वो टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ में ना आयरन वॉज यूज एक्सटेंसिवली, ठीक है। सो आयरन वॉज यूज टू कट ट्रीज, तो और लैंड बन जाता था विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन। तो एग्रीकल्चर ये चीफ ऑक्यूपेशन था लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसमें वीट, बार्ली एंड ऑल्सो राइस जो है ना वो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया था। फिर नॉलेज ऑफ मैन्योर जो एग्रीकल्चर में होता है वो इम्प्रूव किया गया। फिर कुछ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे कि मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, ठीक है, ये भी डेवलप होने लगे हैं, ठीक है। फिर अलग अलग क्लासेस डेवलप होने लगे मर्चेंट्स में भी, जैसे कि हेरिडेटरी मर्चेंट्स जिनको विनया भी बोला जाता था, अलॉन्ग विथ विस्याज। तो बेसिकली कैसे है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही थी वैसे वैसे हर जो वर्ण थे उसमें भी सेक्शन सब सेक्शन बन रहे थे। कोई प्रॉस्परस सेक्शन, कोई थोड़ा सा पीछे, थोड़ा आगे, ऐसे ऐसे हर सेक्शन में बनते जा रहे थे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा था, फॉरेन ट्रेड भी। फॉरेन ट्रेड वो टाइम बेबीलोन के साथ चलता था लेटर वैदिक पीरियड में। बेबीलोन थोड़ा इराक के नियर बाई एरिया था वो टाइम का। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो मतलब ये लेटर वैदिक पीरियड के साथ पैरेलल थी। वो मेसोपोटामिया थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ पैरेलल थी, ठीक है। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी यूज़ किए जाते थे, जैसे कि गोल्ड कॉइन निशका, फिर सिल्वर में सतमना एंड क्रिशाला वर सिल्वर कॉइन्स। अलग अलग जो मर्चेंट्स थे उसमें गिल्ड्स बनाए गए थे, जैसे कि गिल्ड्स को गनाज बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये वैदिक कल्चर के बारे में था, वैदिक पीरियड के बारे में। ये जो मैप है उसमें यूल अंडरस्टैंड। फिर जब वैदिक पीरियड एंड होने लग गया 6th सेंचुरी तक, महाजनपद जो बन गए थे उसमें इम्पोर्टेंट जैसे कि मगध, फिर वहाँ पे सिटीज़ जैसे कि पाटलिपुत्र, राजगृह, फिर कुरु एरिया, फिर कोसाला में अयोध्या, ठीक है, वैशाली सिटी इन मल्ला एरिया, फिर पंचला, अंगा वंगा, विज्जी, लच्छावीज, ठीक है। और कुरु एरिया में इंद्रप्रस्थ सिटी, मत्स्य, और फिर साउथ में अवंती, असक्का। बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो भी काफ़ी है, ठीक है। फिर यही महाजनपद में से कुछ किंगडम्स और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर जैसे कि मगध तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर
बाद में आगे आगे वो किंगडम्स के बारे में पढ़े गए। मौर्यन, फिर वहाँ से मौर्यन बन गए, फिर कुछ एरिया वहाँ पे गुप्त एरिया, फिर पाटलिपुत्र रीजन में इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया था क्योंकि वो वहाँ से ही इतने सारे किंगडम आजू बाजू में थे, तो वो किंगडम मिलके एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनने लग गए थे। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं महाजनपद के बारे में। उसमें क्या पड़ेगा कि उनका कुछ दो चार इम्पोर्टेंट महाजनपद के इम्पोर्टेंट कैपिटल है, उनके प्रेजेंट वो एरिया कौन सा था। तो जैसे कि एग्जांपल मगध जो था वो उनका कैपिटल राजगृह था, वो प्रेजेंटली पटना मतलब पाटलिपुत्र एरिया में था। फिर काशी का कैपिटल मतलब वो प्रेजेंटली बनारस एरिया में है। ठीक है, फिर वत्स महाजनपद का कैपिटल कौसम्बी था, कौसम्बी मतलब आज का इलाहाबाद एरिया। फिर कोसाला का महाजनपद का फेमस किंग था किंग प्रसन्नजित, वहाँ का कैपिटल था श्रावस्ती और वो प्रेजेंट एरिया यूपी में आता है। अवंती का कैपिटल उज्जैनी, वो कैपिटल एमपी में आता है। फिर लच्छावी और वज्जी दोनों का कैपिटल एरिया वैशाली रीजन में आता है, वो बिहार में आता है। फिर मल्ल जो महाजनपद था, इट वॉज अ रिपब्लिक। ओके, देखो कुछ महाजनपद इसमें से रिपब्लिक थे, मतलब दे वर इलेक्टेड बाय काउंसिल, देयरफॉर इट वाज कॉल्ड अ रिपब्लिक। और ये काउंसिल को संतगरा बोलते थे। ठीक है, फिर जो छेड्डी महाजनपद था, इट वाज एक्चुअली बिलोंग टू शिशुपाला, मतलब शिशुपाला कौन, हु वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, सो एंड देन वर्धमान महावीर जो थे, ही बिलोंग टू जंत्रिन क्लैन और वज्जी कॉन्फिडेंशियरी। ठीक है, फिर ये एंशिएंट टाइम में जो गिल्ड्स होते थे उसको श्रेणी बोलते थे। अब ये काफ़ी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इतना ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर वो उनके पोजीशन वगैरह वो मैप से पता चल जाएगा ना, उतना काफ़ी है। अभी देखो, अभी तक हम लोग ने किधर तक पढ़ा था, लेटर वैदिक पीरियड तक, वो 6th सेंचुरी BC तक आ गए थे। तो 6th सेंचुरी में क्या हुआ, देखो 6th सेंचुरी में देयर वाज अ राइज ऑफ मैनी थिंकर्स, जैसे कि बुद्धा, महावीर, और फिर एशिया में कॉन्फ्यूशियस, लाओजी। इसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। तो ये इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फिलोसफी डेवलप की थी। अभी इंडिया में वो टाइम बहुत सारे महाजनपद थे, तो अलग अलग मतलब वो टाइम पे, और वर्ण सिस्टम राइज पे था, अपने पीक पर था। तो ये जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड जो किए गए थे, उसमें क्या हुआ कि जो हेट्रोडक्स न्यू टाइप है, इट अटैक द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। और ये क्यों हुआ, ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने का रीज़न क्या था कि देखो वहाँ पे वो टाइम बहुत रिलीजियस अनरेस्ट चालू हो गया था, क्योंकि जो कॉमन पीपल दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस सैक्रिफाइस, और उनको ये जो यज्ञ वगैरह नहीं समझ में आता था। एंड ऑल्सो इट वाज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनको एक सिंपल शॉर्ट मेथड चाहिए था सैल्वेशन का, इन देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत सबको अलाउड भी नहीं थी, नॉर सबको अलाउड था कि वो मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे आए। हर लोअर वर्नास को, लोअर कास्ट को अलाउड नहीं था। तो और वो मेजॉरिटी सेक्शन था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अनरेस्ट बढ़ने लग गया। और ऑल्सो दूसरा पार्ट था कि इसका ऑल्टरनेटिव था उपनिषद, पर उपनिषद का इशू ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड था। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक ऑल्टरनेटिव सिंपल सॉल्यूशन, नए रिलीजन का डेवलपमेंट हो गया थ्रू जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। ठीक है, ऑल्सो नॉट जस्ट ये सेक्रीफाइसेस का इशू, बट जो थोड़ा इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शन था, जैसे कि ट्रेड में वैश्य जो वरना था, ठीक है, इकोनॉमिकली अच्छे, बट वो उनको सोशल स्टेटस आगे नहीं आने दे मिलता था, क्योंकि वर्ना सिस्टम डिड नॉट अलाउ इट। ठीक है, इसके लिए बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का ग्रोथ हुआ, क्योंकि ये सारे सेक्शंस, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, काफ़ी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के तरफ बढ़े, क्योंकि वहाँ पे अलाउड था, सबको इक्वलिटी मिलता था वहाँ पे, वर्ण सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, महावीर एंड बुद्धा, दे बोथ बिलोंग टू क्षत्रिय सिस्टम, बट देन उन्होंने फिर वो सब छोड़ के, किंगडम वगैरह छोड़ के, ये अपना फिलोसफी ग्रो की, और उसमें से फिर जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में।
उनका पीरियड था फ्रॉम 539 टू 467 BC. He was born in Kudangrama in Vaishali Mahajanpad area. He was a Kshatriya. He took his last breath in Pavapuri in Rajgriha area in Magad Mahajanpad. ठीक है. He was married to Yasoda, and they had a daughter. Her name was Priyadarshana. Then he meditated for 12 and a half years till he reached Kevala Jnana, and after that he was called Mahavira, okay, और जैना. ठीक है. क्योंकि इतनी तपश्चर्या करने के बाद उनको जब वो ज्ञान मिला, तब जाके वो तीर्थंकर की पोजीशन पर आए. उन फिर वो इतने ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के मेडिटेशन के बाद ही वाज कॉल्ड महावीर. ओके. देन देखो, टीचिंग में बेसिक 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म है, विच इज़ कॉल्ड 3 रत्नास. उसमें है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. मतलब राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट मतलब सम्यक शीला. ठीक है. और बेसिकली जैनिज्म में दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड दे एडवोकेटेड अ प्रॉपर होली एथिकल कोड ऑफ लाइफ. ठीक है. कोड ऑफ लाइफ वो लोग ने एडवोकेट किया. और जो कंडक्ट है, राइट कंडक्ट के बारे में बात की, उसमें 5 चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी कि 5 वाउस उसमें थे कि डू नॉट इंजर लाइफ, डू नॉट लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड डू नॉट लीड एन इमोरल लाइफ. ठीक है. और जो राइट फेथ है उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट बिलीविंग इन टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर. एंड जो राइट नॉलेज है उसमें दे हैव स्पोकन अबाउट, मतलब वो लोग ने गॉड के कॉन्सेप्ट में बात नहीं की थी, बट गॉड के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बट दे सेड कि सोल है. ठीक है. सोल है मतलब कोई क्रिएटर नहीं है, पर सबके पास सोल है. सोल एनिमेट ऑब्जेक्ट में भी है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में भी है. और ये जो सोल है, उनके पोजीशन के हिसाब से देयर आर वेरियस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. और हमको क्या करना है कि अहिंसा से हैंडल करना है, एक प्रॉपर कोड ऑफ लाइफ को फॉलो करके वी हैव टू मूव थ्रू दिस लाइफ, बोथ क्लेर्जी एंड लेमैन दोनों को भी. ठीक है. अहिंसा का कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. इवन जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था ना, इट वाज कंसिडर्ड एज सिन, बिकॉज उसमें अगर यू डू दैट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देन यू इनडायरेक्टली किल सम वर्म्स, एनिमल्स, और अर्थ को भी इंजरी होता है. फिर थोड़ा टफ था इनका डॉक्ट्रिन, थोड़ा असेटिज्म के तरफ था, मतलब स्टारवेशन या फिर थोड़ा सेल्फ टॉर्चर या फिर दिगंबर अवस्था में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम लेवल पर प्रैक्टिसेस होते थे जैनिज्म में. वर्धमान महावीर हैड ऑर्गेनाइज्ड द संघ टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स. उसमें ही एडमिटेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ये जो जैनिज्म में इसको पैटर्नाइजर्स कौन कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर खरवेला हु वाज द किंग ऑफ कलिंगा, फिर साउथ के डायनेस्टीज जैसे कि गंगास, चालुक्यास, कदम्बास, राष्ट्रकूटास. ठीक है. अभी क्या हुआ कि बाय द एंड ऑफ 4th century BC एक फेमाइन आ गया था इन गेंजीज रीजन. ठीक है. सो जो जैन मॉन्क्स थे led by Bhadrabahu and Chandragupta Maurya, they left from there and they reached Shravanbelgola in Karnataka region. And जो रह गए वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, हाँ, they were led by monk Stulabahu. ओके. इन्होंने क्या किया, ही चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स. एक तो है श्वेतंबरा एंड दूसरा है दिगंबरा. श्वेतंबरा मतलब वाइट क्लैड एंड दिगंबरा मतलब स्काई क्लैड. ये दिगंबर अवस्था में रहते थे.
अभी जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ इन 3rd century BC एट पाटलिपुत्र, इट वॉज डन बाय स्थूलबाहु, लीडर ऑफ दिगंबरास। यहाँ पे 11 अंगास को कंपाइल किया गया था। फिर सेकंड जो हुई, इट वाज इन 5th century AD, ओके, AD, इन वल्लभी रीजन। वल्लभी रीजन कहाँ पे? गुजरात रीजन में, बाय श्वेतम्बरास। ठीक है, यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंगास का। ठीक है, पहले 11 हो गए थे ना। दिस वॉज डन बाय देवर्दी शमरमना। देखो, ये जो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का जो चैप्टर्स है, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्लिकेटेड है, इनके स्पेलिंग्स जो है आप कोई किताब में से अच्छे से पढ़ना। स्पेशली जो फेमस किताब तो आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया जी की है, वहाँ से ही पढ़ना। तो कैसा है कि जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के जो चैप्टर्स है वो अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये तो बस 5% है पूरे चैप्टर का, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। फिर लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म मतलब अभी उसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है जैनिज़्म से। गौतम बुद्ध जो थे उनका पीरियड था 567 to 487 BC, 567 BC to 487 BC। तो आप देख लो, मतलब बिफोर महावीर। गौतमा और सिद्धार्था, मतलब बाय बर्थ सिद्धार्था, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी गार्डन इन कपिलवत्सु। हिज फादर वॉज सुद्धोधना ऑफ Sankhya clan. Okay, mother was Maya Devi, but he was raised later on by aunt Prajapati Gautami. ठीक है, at 16 he was married to Yasodhara and they had a son named Rahula. ठीक है, सो जो बेसिक जो स्टार्ट हुआ गौतम बुद्ध के लाइफ में ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, उसमें 4 इंपॉर्टेंट साइट्स थे। एक पहले एसेटिक का साइट था, दूसरा ऑफ अ डिसीज्ड मैन, तीसरा ऑफ अ ओल्ड मैन एंड फोर्थ ऑफ अ कॉप्स। मतलब ये 4 साइट में ना ही अंडरस्टूड लाइफ कि ऐसा लाइफ का ऐसा होने वाला है। तो इसमें से मोक्ष पाने के लिए ही वेंट फॉर एनलाइटमेंट। फिर ही डिड हिज मेडिटेशन एंड आफ्टर व्हेन ही वाज एनलाइटेंड देन ही डिड हिज फर्स्ट प्रीचिंग एट सारनाथ नियर बनारस। He eventually took his last breath at Kushinagar, which was of related to Malla महाजनपद। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डिसाइपल्स थे गौतम बुद्ध के, उसमें आते हैं कसप्पा, उपाली, आनंदा, मुगल, सारीपुट्टा एंड मोगलान्ना। ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट किंग्स हु पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म, उसमें आते हैं प्रसन्नजीत ऑफ कोसाला महाजनपद, देन बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु ऑफ मगध। ठीक है, बिम्बिसारा के सन थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु वाज बेसिकली कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड ऑल्सो वेल महावीरा। देखो, बुद्धिज़्म में ना बुद्धा डिड नॉट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन ऑफ गॉड एंड रीबर्थ। ही मतलब ही नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड। ओके, सो मतलब ही वॉज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। काफ़ी रैशनल था बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ही एम्फसाइज्ड ऑन लॉ ऑफ कर्मा, बट ही ऑल्सो सेड दैट सोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में ही सेड सोल्स के कॉन्सेप्ट को इट डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन बेसिकली जो बुद्धिज़्म था इट वाज अगेंस्ट सोशल डिस्टिंक्शन। जो वर्ना के कॉन्सेप्ट से इतना डिस्टिंक्शन हो गया था, उसके वजह से बुद्धिज़्म ने ग्रोथ लिया। एंड बुद्धा वाज आल्सो अगेंस्ट सोशल डिस्टिंक्शन, सो ही ओपनड द बुद्धिज़्म का
फॉर ऑल, मतलब मेल फीमेल और ऑफ एनी कास्ट. ओके, बुद्धिज्म वॉज बेसिकली मोर ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन देन अ रिलीजियस रेवोल्यूशन. देयरफॉर वो कोड एंड प्रैक्टिस था फॉर सोशल इक्वलिटी लाने के लिए बुद्धा का वो प्रयास था. ठीक है, और वो बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हुआ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में. इट वाज स्प्रेडेड बाय हिज डिसाइपल्स, मतलब उसमें आते ले वर्शिपर्स हु आर कॉल्ड एज उपासिकाज एंड देन मॉन्क्स हु आर कॉल्ड एज भिक्षुज. they organized it into a sangha to spread the teachings. There was special code for the संघ में जो रहते थे फॉर जो उनका रेसिडेंस एंड मूवमेंट होता है उस संघ में, उसके लिए सबके लिए कोड था और काफ़ी डेमोक्रेटिक लाइन पे था वो सब. ठीक है, फिर अशोका द ग्रेट he accepted Buddhism, and then मतलब it was about 200 years after death of Buddha, but then he later on spread it to West Asia, श्रीलंका, मतलब वो टाइम उसको सीलियन बोलते थे. फिर जो काउंसिल्स हुए इम्पोर्टेंट 4, उसमें फर्स्ट थी इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह. ओके, इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, एंड ये फर्स्ट की चेयरमैन वॉज Mahakassapa. Second happened in Vaishali in nearly 383 BC. Third happened in Patliputra under Asoka and Mogaliputta Tissa. It gave final version of Tripatakas which were written in Pali language, मतलब Sutta, Vinaya and Abhidhamma जो त्रिपतकास थे. फिर फोर्थ जो थी वो कश्मीर रीजन में हुई अंडर कनिष्का, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वासुमित्रा. वहाँ पे अश्वघोषा हैड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट. और यहाँ पे न्यू स्कूल डेवलप हुई महायाना की. जो अशोका थे वो हीनयाना स्कूल के ही फॉलोड दैट स्कूल. ठीक है, सो जो बुद्धिज़्म फिर क्या हुआ कि जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म वो टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हुआ था, बट देन स्टिल थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया बाद में, बिकॉज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, राइज ऑफ भगवतिज्म, ये ऐसे हिस्टोरियंस ने वो रीजंस दे के रखे हैं. फिर इम्पोर्टेंट उसमें रीज़न था कि जो डिक्लाइन ऑफ पाली लैंग्वेज एंड देन इंक्रीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. पर वो इशू था कि संस्कृत लैंग्वेज ऑफ एलाइट लोगों की ही लैंग्वेज बन रही थी. फिर जो महायाना था उसमें आइडल वर्शिप एंड ऑफरिंग बहुत बढ़ गई थी. फिर अलग अलग अटैक्स हुए, हुनास के अटैक, टर्किश लोगों के अटैक ऑन मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, उसकी वजह से. फिर समझो एक रिलीजन बढ़ गया, उसका स्प्रेड बढ़ गया. फिर इसके वजह से जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म थोड़ा बैकफुट पे चला गया. देखो ये सब इनकम्प्लीट है, इसको जब आप आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स से कंबाइन करोगे तब वो कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई. अब जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग कर लो, हिस्ट्री जो होता है ना वो एक्चुअली दो चीज़ों से देखा जाता है. एक तो क्रोनोलॉजी मतलब टाइम के हिसाब से, और ज्योग्राफी मतलब स्पेस के हिसाब से. अभी इंडिया के बारे में जब बात करते हैं तो जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ता गया, मिडिवल पीरियड या फिर एंशिएंट पीरियड में भी जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन रहा है इन टर्म्स ऑफ अलग अलग इन्वेजन. मतलब वहाँ पे बहुत सारे पासेस है. इसका रीज़न है कि वहाँ पे बहुत सारे पासेस है नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया के, जैसे कि खैबर पास, बोलान पास, खुर्रम पास, गोमाल पास, देन स्वेट वैली, HW80 जहाँ से अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन का इन्वेजन हुआ था. फिर अलग अलग रेंजेस हैं इंडिया के यहाँ पे, जैसे कि हिंदू कुश इन द नॉर्थ, सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, किरथार रेंज इन राजस्थान एरिया. तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से बहुत सारे लोगों का एंट्री हुआ, जैसे कि इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, साकाज, कुशानाज, हुनाज, टर्क्स, ठीक है, स्किंथियान्स, मतलब इन्वेडर्स, मर्चेंट्स, मिशनरीज,
ये सब यहाँ से आते थे। फिर कल्चरल कॉन्टेक्ट बढ़ते थे पहले पहले, पर फिर बाद में इन्वेजन का रूप लेता था वो सब, ठीक है। फिर वही उसी हिसाब से फिर किंगडम्स डेवलप होते थे, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है ना, वहाँ पे देखो जो उसमें कल्चर जो हुआ वो फ्लरिश हुआ। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो इंडस वैली रीजन में था, फिर वैदिक सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न, जो थोड़ा सा गैंगेटिक प्लेन में था मतलब, और इंडस वैली थोड़ा पाकिस्तान साइड पे हो गया था, ठीक है, जोग्राफिकली। फिर अभी कुछ एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाटलिपुत्र, क्योंकि वो पाटलिपुत्र वॉज बेसिकली ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सन एंड गंजीज, ठीक है। गंगा और सन की जो रिवर है ना, उसके कॉन्फ्लुएंस पे आता था। एंड इट वाज कैपिटल ऑफ मेजर किंगडम जैसे कि मौर्यास, गुप्तास, शुंगास, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस। फिर कोई एरियाज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, जैसे कि वेस्ट साइड पे दिल्ली के बहुत सारे इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़े गए थे, जैसे कि बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ पानीपत। ये सारे चीज़ें अफेक्ट करती है हिस्ट्री को। जो सिंध जो एरिया है वो लोअर वैली है इंडस की, ठीक है। और देखो जो डोआब होता है ना, इट मीन्स लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। और पंजाब क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वाज लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। कुछ और एरिया जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि कृष्णा एंड तुंगा भद्रा रिवर जो है, वहाँ पे रायचूर दोआब है। सो इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन इन साउथ रीजन, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट जो है, वहाँ पे से ट्रेड होता था, मलाबार एरिया, जैसे कि जुन्नर, कान्हेरी, कार्ले केव्स, या फिर ये एरिया से बहुत सारा ट्रेड होता था। फिर पालघाट पास जो नीलगिरी एरिया में, इट इज़ इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट टू रीच, मतलब इंडो रोमन्स के यहाँ पे जाने के लिए था। अलग अलग जो सिविलाइजेशंस थे वहाँ पे जाने के लिए इंडो टिबेटन एरिया में से था, नॉर्थ वेस्ट रीजन में से था, साउथ ईस्ट एशिया के लिए जाने के लिए रास्ते थे। फिर ईस्टर्न घाट में मतलब कोरोमंडल एरिया में इम्पोर्टेंट सिटीज़ वेर अर्किमेडू, ममलापुरम, कावेरीपट्टनम, ये सारे पोर्ट्स भी थे, ये सारे ट्रेड एरियाज़ भी थे, बिकॉज इट हैड मैनी ओपनिंग्स। बहुत सारे रिवर्स आते थे वहाँ पे। कावेरी डेल्टा जो चोलास का इम्पोर्टेंट पोस्ट था। देखो, देयरफॉर इंडिया इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनी रेसेस, ठीक है। ये जो भारतवर्ष नाम आया है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ भारतास, ठीक है। जो पॉलिटिकल यूनिटी हुआ इंडिया में सबसे पहले, फिर मौर्याज, पहले मौर्याज में और फिर गुप्ता रीजन में हुआ। भी फॉरेनर पीपल ना वो क्या करते थे, वो सिंधु रीजन में आते थे, देयरफॉर वहाँ से इंडस नाम आया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। और फिर जो हिंद नाम है ना, हिंद इज़ एक्चुअली सिंध से हिंद, और हिंद इज़ एक्चुअली पर्शियन नेम। फिर जो 3rd सेंचुरी BC था, वो टाइम परिकृत जो लैंग्वेज था, इट वाज अ लिंग्वा फ्रैंका। परिकृत के बाद फिर संस्कृत बन गया लिंग्वा फ्रैंका। क्या हुआ कि वो हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि संस्कृत पहले बहुत ही ऊपर के वर्ण के लिए था, पर बाद में क्या हुआ, परिकृत डेवलप हो गया, और फिर वापस संस्कृत डेमोक्रेटाइज हो गया। तो वापस रिलीजन्स चेंजेस होते गए रिलीजन में। से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को अफेक्ट करती गई है। पर ये काफ़ी बेसिक था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स ही है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक, हड़प्पा, वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे के लिए एक बार आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स भी कर लेंगे ना, तो क्लियरली सब चीज़ों के बारे में आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी ये लेक्चर पहला हो गया। दूसरे लेक्चर में आगे पढ़ेंगे मगध, मौर्याज और गुप्तास के बारे में, और तीसरे लेक्चर में बाद में पढ़ेंगे साउथ इंडियन किंगडम, संगम, हर्षवर्धन, वो एरिया के बारे में। फिर एंशिएंट ख़त्म हो जाएगा, फिर मिडिवल समझ लेना बाद में, ठीक है।